बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में 2 सूबों के इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बावजूद सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा निज़ाम पर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि ये इंतखाबात से भागने की तैयारी कर रहे हैं। खान साहब के इल्ज़ामात का सिलसिला रुकता नहीं है। वो ये भी कहते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है। वो ये भी कहते हैं कि निगरान हुकूमत बार बार दफ़ा 144 का नफाज कर रही है, बहाने बना रही है, चाहते हैं कि तसादुम हो और इलेक्शन से भागने का मौका मिल जाए। आज भी हमने देखा कि खान साहब ने एक रैली की क़ियादत करनी थी, दफ़ा 144 का नफाज था, वो रैली इमरान खान साहब ने आज कैंसिल कर दी, क्योंकि इमरान खान साहब एक तरफ तो रैलीज़ की क़ियादत के ख्वाहिशमंद हैं, दूसरी जानब अदालतों में हाज़िरी से इस्तिस्ना चाहते हैं। तो ये तज़ाद भी बहुत दिलचस्प है। दूसरी जानब इमरान खान साहब जो अपनी जमात के कारकुन के जाँ बहक होने पर जो सारा सियासत का मामला है उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लीडर्स को जब ज़िले शाह की जाँ बहक होने की खबर मिली थी तो उस वक्त उन्होंने वावेला क्यों नहीं मचाया। 2 दिन की खामोशी बहुत शुकूक व शुबहात को जन्म देती है। पुलिस के पास जो लोग गिरफ्तार हुए हुए हैं वो रिपोर्ट क्या कहती है, कौन इस सारे मामले पर सियासत कर रहा है। आज हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। एक मासूम कारकुन जहाँ बहक हुआ और इस पर जो सियासत हो रही है वो बड़ी अफसोसनाक है। कुछ जायज़ा लेंगे कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है और इस मामले का मंतकी हल किसके पास है और क्या होना चाहिए। फिर इमरान खान साहब ने जनाब एक और यूटर्न भी लिया। आज उन्होंने अमरीकी कांग्रेस के मेंबर ब्रैड शर्मन से गुफ्तगू की है। वो इमरान खान साहब जो इम्पोर्टेड हुकूमत के बयानिए के साथ, साइफ़र के बयानिए के साथ फिर अमेरिका से आज़ादी दिलवाना चाहते थे और गाड़ियों पे उनके लोग लिख रहे थे कि हम कोई ग़ुलाम हैं, तो खान साहब के पास अब अपना मौक़िफ़ बदलने का कोई जवाज़ है नहीं है, उनसे कोई जवाज़ मांगता भी नहीं है। इस मामले में वो बड़े लकी हैं। और आखिर में जनाब कुछ बात करेंगे कि जो बलूचिस्तान में एक अहम डेवलपमेंट हुई है, वज़ीर आला बलूचिस्तान कुदूस बज़िंजो साहब ने नाराज़ अनासर को मुज़ाकरात की दावत दी है। पाकिस्तान में ऐसे अनासर से मुज़ाकरात की माजी में भी कोशिशें होती रही हैं, बिलखुसूस बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में वो कोशिशें क्यों बारावर साबित नहीं होती और बलूचिस्तान के मसाइल का हल किसके पास है। लेकिन जो सबसे बुनियादी सवाल हम अपने आज के बहुत ही एमिनेंट पैनल के सामने रखना चाहते हैं वो इस सारे सियासी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने की चाबी किसके पास है। आज भी क्या सियासी जमातें, सियासी निज़ाम इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखता है? वो इस्टेब्लिशमेंट जो अपने आप को एक पॉलिटिकल कह चुकी है, क्या उनकी सालिसी के बगैर, उनकी मुदाखलत के बगैर सियासी जमातें एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकेंगी? और जो अदलिया के किरदार पर सवालात हैं वो इस सारे मामले को, इस सारे बहरान को मज़ीद पेचीदा कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नदर रिनाउंड नेम पाकिस्तान की जर्नलिज्म का आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मारूफ सहाफ़ी तजज़ियाकार शाहिद रिंद साहब। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। सोलंकी साहब, क्या मसला है? इमरान खान साहब अगर कोई रैली की क़ियादत करना चाहते हैं, PTI अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहती है लाहौर में, तो ये क्यों बार बार निगरान हुकूमत उनको रोक रही है? देखें, अभी तक जो मैं तो इसको जुलूस ही कहूँगा, क्योंकि अब ज़रा ज़्यादा फैशनेबल अल्फाज रैली के आ गए हैं हमारी लुग़त में। तो जलसे की और मीटिंग्स की तो पाबंदी नहीं है मुल्क के अंदर, सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन जुलूस की ममानियत की थी निगरान सरकार ने पहले भी 8 मार्च को, जिस दिन जो भी वजूहात दी गई थी। एक तो वहाँ पर ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से मार्च था, फिर जो उनका मुखालिफ ग्रुप है मजहबी जमातों का उनका भी कुछ था, फिर PSL वगैरह के हवाले से। तो उन्होंने कहा था कि जी आप जुलूस ना निकालें। आज के लिए भी यही था कि उन्होंने उनसे कहा था कि आप जुलूस ना निकालें, लेकिन PTI का मौक़िफ़ ये था कि अब तो क्योंकि इलेक्शन का ऐलान हो चुका है तो इसलिए हम जुलूस निकालेंगे। बात यह है कि इलेक्शन का ऐलान ज़रूर हुआ है, लेकिन जो इंतखाबी सरगर्मी है अमलन वो शुरू होती है जब जो कागज़ात नामज़दगी की जो फ़ाइनल लिस्ट आ जाती है उम्मीदवारों की, उसके बाद ही कैंपेन होती है, क्योंकि जो उम्मीदवार होते हैं वो ही कैंपेन करते हैं। तो वो ज़रा टेक्निकली उनकी बात जो है वो ठीक नहीं है,
लेकिन निगरान सरकार ने ये कहा था कि सिर्फ आज का दिन, क्योंकि वहाँ पर एक वो PSL की वो भी है और कोई जश्न बहारा है वगैरह, जो भी उनकी दलील थी, तो उन्होंने कहा कि आज के दिन के लिए है। अच्छा सोलंकी साहब, फिर एक क्योंकि तरफ ये नहीं एक तरफ ये रीजंस हैं, जाहिर है आप कह रहे हैं कि वो उसके सूरत हाल के तहत सरकार के पास इख्तियारात हैं कि वो क्या तरीक़ाकार वज़ा करती है सियासी जलसे जुलूस के लिए। दूसरी जानिब PDM के लीडर्स बिलखसूस नून लीग जो है वो मुसलसल इमरान खान साहब को ताने दे रही है, उनको बुज़दिली के ताने दे रही है, कह रहे हैं आप दफ़ा 144 से डर गए हैं। कभी हम गिला करते हैं आप किसी कानून को नहीं मानते, अगर वो किसी दफ़ा के रिस्पेक्ट में बाहर नहीं आते आप उस पर भी ताने देते, तो ये क्यों है? देखें, सियासत के अंदर एक दूसरे पर इस तरह के तबर्रे होते हैं। PTI वाले उन पर करते हैं, ये उन पे करते हैं। वो कहते हैं कि आप डरपोक हैं, वो कहते हैं कि आपका बंदा जो है वो लंदन भाग गया। तो ये एक सियासी इबलाग जो है उसके अंदर इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन जो पाबंदी लगाई थी जुलूस पे, वो निगरान सरकार ने लगाई थी और उन्होंने अपनी वजूहात दी हैं। और फिर खान साहब ने आज ट्वीट किया कि हम इस जाल में फंसने वाले नहीं हैं और खून खराबे का ख़तरा है, इसलिए जो है वो हमने अपना जुलूस जो है वो मुलतवी कर दिया है। ठीक है। तो अब ये जो ट्रैप है या जो जाल है वो तो खान साहब ने खुद बिछाया था। उन्होंने ऐलान किया था कि हम जुलूस निकालेंगे, फिर उन्होंने खुद ही उसको मनसूख कर दिया है। तो अच्छी बात है, लेकिन जो पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो जलसे और जुलूस के नहीं हैं, वो ज़्यादा गंभीर मसाइल हैं। मैं उनकी तरफ आती हूँ कि ये वे फॉरवर्ड इस सियासी माहौल से निकल के क्या हो सकता है। लेकिन अमीर अब्बास साहब, खान साहब जो हैं वो और उनकी जमात मुसलसल ये कह रही है कि ये चाहते हैं कि हम अदालतों में आएँ, और किसी को सुपारी दी हुई खान साहब की किसी ने, मतलब वो इस तरह के नाम लेते हैं, वो कहते हैं कि हमलावर वहाँ पे आ सकते हैं, हमला हो सकता है। तो फिर अब किसकी बात मानी जाए? अब वो PTI कहती है कि खून खराबा चाहते हैं, कॉन्फ्रंटेशन चाहते हैं, इसलिए दफ़ा 144 लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। तंजीला, सबसे पहले तो आप देखें कि हुकूमत अगर इस इबाम को दूर कर देती इंतखाबात के हवाले से, जो इबाम खुद हुकूमत ने पैदा कर रखा है, और हुकूमती वज़रा, हुकूमत में शामिल जमातें, वो अगर ये ना कहती कि हमें नहीं मालूम कि इलेक्शन कब हो रहे। आप देखें ना, ख्वाजा साद रफीक जैसा वेटरन पॉलिटिशियन, ख्वाजा साद रफीक जैसा जमहूरियत नवाज सियासतदान भी कह रहा है कि हमें नहीं पता कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे या कब होंगे। इसी तरह बाकी जो लीडरशिप है सो डाइल्यूट कर दिया है, आपने कंफ्यूजन क्रिएट कर रखी है, जिसकी वजह से उसमें से बहुत सारे शुबों को शुभात जन्म लेंगे। और आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, इसका मतलब होगा कि आप एक ऐसी जमात को इलेक्शन में जाने से रोकना चाहते हैं जो इस वक्त मकबूल है। जब आप उसको रोकना चाहते हैं, जब ये तासुब तकवियत पकड़ेगा तो फिर ये तासुब भी तकवियत पकड़ेगा कि आप उसके लिए हर जायज और नाजायज हथकंडा इस्तेमाल करेंगे। जब ये तकवियत पकड़ेगा तासुब, तो फिर ये तासुब भी तकवियत पकड़ेगा कि आप उस लीडर को रास्ते से हटा सकते हैं। सो ये एक सिलसिलावार सोच, नजरियात और बयानिया जो है वो फिर पैदा होना शुरू हो जाएगा। सो अगर हुकूमत ये वाजे कर दे कि हाँ, इंतखाबात जमहूरियत का हिस्सा है, हम एक सियासी जमात है और सियासी जमात होते हुए हम इंतखाबात कैसे कर सकते हैं, या हम एक सियासी जमात होते हुए इंतखाबात से फरार कैसे इख्तियार कर सकते हैं। इंतखाबात आइन का, जमहूरियत का तकाजा है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले का अगर आप पहला पैराग्राफ पढ़े, मैं तो उसको प्रियम्बल कहूंगा, उस पहले पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी यानी पार्लियामानी जमहूरियत की तारीफ बयान की है। और सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि पार्लियामानी जमहूरियत उस वक्त तक वजूद में नहीं आ सकती जब तक असेंबलियां वजूद में ना आए, और असेंबलियां उस वक्त तक वजूद में नहीं आ सकती जब तक इंतखाबात ना हो। अमीर अब्बास, ये कम से कम जो इत्तेफाक हो सकता है ताकि इलेक्शन दोबारा मुतनाज़े ना हो और फिर वही लड़ाई जो 2014 से आज तक ख़त्म ही नहीं हो रही है, हम उस लड़ाई से किसी तरीके से निकले, ये कम से कम इत्तेफाक आपको लगता है कि खान साहब किसी तरीके से इस बात पे आ सकते हैं और मौजूदा निज़ाम इस बात पे आ सकता है? सोलंकी साहब ने बड़ी खूबसूरत तजवीज़ भी दी है और उन्होंने एक बड़ी आम सियासी हवाला भी दिया है। यानी 90 की दिहाई में जो कुछ होता रहा था कि 2006 तक, यानी जब मोहतरमा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान एक मामला तय पाए, परवेज मुशर्रफ के दौर में फिर वापसी, अगर इसी सियासी पस मंजर को सामने रखूं और मैं आज के दौर को देखूं,
तो हमें ज्यादा शिकवा नून लीग और पीपल्स पार्टी से इस वजह से होता है कि भाई आप लोगों ने तो परवेज मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप भी बर्दाश्त की, पीपल्स पार्टी ने तो उससे पहले ज़ियाउल हक की बर्बरियत बर्दाश्त की, नुसरत भुट्टो साहब ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, मोहतरमा ने बर्दाश्त किया, फिर इन्होंने एक दूसरे के साथ जो कुछ किया वो भी तारीख का हिस्सा है 88 से लेके 99 तक। हत्ता कि मोहतरमा के जो अल्फाज नवाज शरीफ साहब के बारे में 1999 12 अक्टूबर के बाद कि नवाज शरीफ तो जानवरों से भी बदतर है और या बर्बरियत का मुजाहरा करता है। सो ये तो एक तवील तारीख रखते हैं एक दूसरे के खिलाफ भी और दूसरों का इनके खिलाफ। इस दौर में अगर इनकी नाक तले आज जमहूरी हुकूक, आईनी हुकूक, सियासी हुकूक या इंसानी हुकूक या बोलने के हक को सल्ब किया जाए या ये तासुर उभरे कि नहीं बहुत सारा कुछ गलत हो रहा है, तो फिर हमने सीखा कहाँ है? यही काम अगर इमरान खान साहब आज देखिए, ये बड़ा अहम बात की सोलंकी साहब ने कि इमरान खान साहब ने कभी ये बर्दाश्त नहीं किया था, उनके ऊपर कभी ये वक्त नहीं आया था, आज उन पर भी ये वक्त आ रहा है। अब अगर कल को इमरान खान पावर में आके इनके साथ इसी तारीख को दोहराना शुरू कर देते हैं तो फिर हम फुल स्टॉप कहाँ लगाएंगे? अच्छा, थोड़ा सा वो आएंगे 5 साल, ठीक है, थोड़ा सा अमीर अब्बास, थोड़ा सा इस पे फर्क जो लोग करते हैं ना, मैं जरा उस पर बात करना चाहूंगी, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं जी, कि बहुत सारे जो रियासती इदारे हैं जिस तरीके से उन्होंने फैसिलिटेट किया इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे तब भी, और आज जब वो हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं तब भी जिस तरीके से इदारे उनको फैसिलिटेट करें, ये फैसिलिटेशन शायद बाकी जमातों को इस दर्जे की मुयस्सर नहीं थी। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं जी, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। शायद रिन साहब कह रहे हैं अमीर अब्बास साहब के अब हो रहा है इमरान खान साहब के साथ, ज़ाहिर माजी में दो दूसरी जमातें, बड़ी जमातें, और उसके अलावा भी देखें जो नेशनलिस्ट जमातें थी पाकिस्तान में, उनके साथ भी बहुत कुछ हुआ पाकिस्तान की सियासी तारीख में, और वो शायद इतना ज़्यादा मेन स्ट्रीम में डिस्कशन का मौजू कभी नहीं रहा जो उन जमातों के साथ होता रहा। लेकिन आपको लगता है वाकई खान साहब के साथ बहुत कुछ हो गया ऐसा जो बाकी सबके साथ हो चुका, और ये पलड़ा, वो मरियम बीबी भी आजकल कहती है पलड़ा बराबर करें फिर इलेक्शंस में जाएंगे, तो पलड़ा बराबर है? देखिए, मरियम नवाज जो भी कहती हैं ये उनका एक पॉलिटिकल नैरेटिव होगा, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड जर्नलिज्म जो कुछ हमने देखा है, जितना माजी में सियासी लोगों के साथ, चाहे वो 70s के एरा में हो, 80s में हो, 90s में हो, या हालिया जो खान साहब का 3.5 साला दौर था, मैंने किसी सियासी रहनुमा को रोते हुए नहीं देखा। जिन लोगों को हमने देखा, रिपोर्ट किया, जिनके मुतालिक हमने सुना या पढ़ा किताबों में जो लिखा जाता है, किसी के हमने आंसू निकलते हुए नहीं देखे। और मेरे ख्याल से अमीर अब्बास सीनियर है मुझसे, लेकिन मैं उनसे डिसएग्री करूंगा कि खान साहब इससे ज़्यादा बाद में आके करेंगे। खान साहब 3.5 साल में जितना कुछ कर रहे थे उसके मुकाबले में अभी तक पिछले 1 साल में खान साहब के साथ उसका अशरे अशीर भी नहीं हुआ। नैब ने कोई गिरफ्तारियां नहीं की, जैसे उस ज़माने में हर रोज 4 कोई ना दिनों कोई में बंदा। लोगों को जमानतें मिली, 4 दिनों में मैंने किसी सियासी लीडर को जेल से रिहा होते हुए या नैब के केसेस में या करप्शन इंक्वायरीज में रिहा होते हुए अब तक नहीं देखा। दूसरी बात जो है, जो अमीर अब्बास ने कही कि जो सूरत हाल थी, या मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने जो बात की कि इस्टाब्लिशमेंट उन्हें बिठाए, 90s के एरा में पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात हुई। मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सोलंकी साहब भी मुझे करेक्ट करेंगे, कि माजी में कभी भी इस्टेब्लिशमेंट ने खुल के एतराफ़ नहीं किया कि इस चीज़ में हमारी गलतियाँ थीं, हम इन गलतियों को तस्लीम करते हैं, हम पीछे हटने को तैयार हैं, हम ए पॉलिटिकल रोल प्ले करेंगे। इस बार मेरा ख्याल है जनरल बाजवा जब जा रहे थे, उन्होंने जो चीज़ें कहीं, उसके बाद अभी जैसे वो जो ताजरों की एक मीटिंग के हवाले से बात होती है, मेरी ये रिपोर्ट्स हैं या ये इत्तलात हैं कि बराह रास्त रब्ता हुआ था ताजरों का, लेकिन इसहाक डार को बुलाया गया क्योंकि वो कंसर्न मिनिस्टर हैं, और जब मामला सियासी मामले पर आया तो उन्होंने कहा जी ये रोल मैं प्ले नहीं कर सकता। अगर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल रोल प्ले करना चाहती है तो आज खान साहब चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल रोल प्ले करें, नून लीग कल चाहेगी, पीपल्स पार्टी परसों चाहेगी। सियासी जमातों का अलमिया ये है अच्छा, कि इन्हें अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट, जैसे आइन की शिक अपनी साइड पे चाहिए, वैसे ही इन्हें अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट भी अपनी साइड पर चाहिए। सालिस के किरदार की तरफ जाने से पहले अमीर अब्बास साहब, आप इमरान खान साहब ने जो कांग्रेस मेंबर हैं ब्रैड शर्मन, उनसे गुफ्तगू की है बड़ी तफसीली, और वो उससे पहले जो है वो उन्होंने सारे नौजवानों को इस बात पे लगाया हुआ था कि
हमने अमेरिका से आज़ादी लेनी है और अमेरिका ने हमारे हर तरह से तबाही अमेरिका ने की है। तो किस तरह से आप देखते हैं ये जो यू टर्न का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहती हूँ, लेकिन खान साहब किस खूबसूरती से बिल्कुल ऑन योर फेस अपना मौक़िफ़ बदल लेते हैं। एक तो मैं जो रिन साहब फरमा रहे हैं ना कि इमरान खान साहब के जो दौर में हुआ वो तो इस आज के दौर का अशरे-शीर भी नहीं है, यानी आज का दौर उसका अशरे-शीर भी नहीं है। उस दौर में ज्यादा मजालिम हुए, बिल्कुल हुए होंगे। या जैसे आपने मरियम बीबी का हवाला दिया कि परडे बराबर होंगे, इसका मतलब है कि इमरान खान साहब को हम सिर्फ इसलिए ठोकना चाहते हैं कि हमने बराबर करना है साहब। वो ऐसे ही मुकदमे और ऐसे ही इल्जामात जो माजी में लग रहे थे। मसला ये ना, हमारे कुछ दोस्त उस वक्त बिल्कुल नहीं बोले। हम तो ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो आज भी गलत को गलत कहते हैं, उस वक्त भी गलत को गलत कहते थे। लेकिन अब ये जो पोलराइजेशन है उसके ऊपर तो हम बहुत लंबी डिबेट अमीर अब्बास कर सकते हैं। लेकिन ये जो यूएस पे यू टर्न है, इस पे तो बता दें जल्दी से। कत्ता कलामी की माजरत, एक पॉइंट देखिए, मुझे एक तो मैं माजरत के साथ मैं जाती तौर पे इस आर्गुमेंट से इख्तिलाफ करता हूं कि जब आप आज की बात कर रहे हो किसी भी दौर में, जब आप कल, माजी भी तो आज था ना कभी, ऐसे ही उससे पहले माजी भी आज था, माजी बईद भी आज था। जब आप आज की बात कर रहे हो और आज की बात में आप माजी को लाके अगर फिट करें, इसका मतलब आप आज को डाइल्यूट कर रहे हैं। आज है और आज हमें मौका देता है कि हम गुजरे हुए कल की इस्लाह कर सके। आज इसलिए नहीं आता कि हम गुजरे हुए कल को बैलेंस करें। कौन करना चाहता है इस्लाह? इमरान खान आज भी इस्लाह करना चाहते हैं, जैसी वो सियासत आज करे, आपको लगता है वो इस्लाह करना चाहते हैं? इमरान खान अगर नहीं करना चाहता तो इमरान खान को फांसी दे दे, लटका दे उसको मीनारे पाकिस्तान पे। सही। अच्छा, जरा मुझे वक्त क्योंकि कम है, मैंने सुलंगी साहब के पास भी जाना है। अमेरिका वाली बात पे मैं आपके पास दोबारा वापस आती हूँ। सुलंगी साहब, ये अमेरिका वाली क्या कहानी हुई कि अमेरिका से आज़ादी दिलवानी थी खान साहब ने और अचानक से वो सारा जो मामला है वो कहाँ का कहाँ, और अब हम सुन रहे हैं कि जो पाकिस्तान में सियासी माहौल है उसके ऊपर वो इंटरवेंशन का कह रहे हैं कांग्रेस मेंबर्स को। देखिए, खान साहब जो है वो यू टर्न नहीं लेते। खान साहब जो है वो जलेबियां बनाते हैं। ये वही खान साहब थे जो कि ट्रंप के कदमों में थे और उनको वो खिदमात गिनवा रहे थे कि किस तरह से सर जंग में हमने अमेरिका के साथ मिलकर क्या कुर्बानियाँ दी। यही खान साहब हैं जो आए दिन अयूब खान के गाल थपथपा रहे थे अमेरिकी सदर, तो उस पर फ़ख्र करते हैं कि कितना हमारा शानदार इस्तकबाल होता था, ये बताए बगैर कि हम उस सर जंग में एक मोरक से ज़्यादा नहीं थे। खान साहब ये वही हैं जिन्होंने 27 मार्च को 2021 को ये सारा कागज़ लहरा के बताया था कि ये अमेरिकी साजिश है। फिर जो ऑडियो आई उसमें आपको पता चला कि किस तरह से वो बता रहे थे कि जी हमने मुल्क का नाम नहीं लेना और हमने इस पे खेलना है। फिर आपने देखा कि निकाले जाने के बाद किस तरह से उनके रुफ़क़ाए कार जो अमेरिका में हैं और जो पाकिस्तान में हैं, फवाद चौधरी समेत, किस तरह से अमेरिकी सफ़ीर डेविड ब्लोम से मिले। फिर डेविड ब्लोम जो है वो किस तरह से वायसरा के तौर पर पेशावर गए। ये सारी चीज़ें लोगों को पता है। अब ब्रैड शर्मन जो है, उनकी जो शोहरत है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहता, वो गूगल कर लें कि उनका जो माजी है पाकिस्तान के हवाले से, इसराइल के हवाले से, भारत के हवाले से, उसको मुझे वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे नहीं मालूम कि ब्रैड शर्मन के बाद अगला स्टॉप इमरान खान का नरेंद्र मोदी है या बेंजामिन नेतन्याहू है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये एक बहुत ही एक गैर उसूली जो सियासत है। लेकिन मैं अपने भाई से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि इंतकामी सियासत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये 124A और बगावत के मुकदमे ये बरतानवी नौआबादियाती दौर की निशानी है। मैं इसकी भी हिमायत नहीं करता कि शहबाज गिल जैसा बंदा नेशनल टीवी पे बैठ के फ़ौज के अंदर बगावत की कॉल दे, उसकी भी हिमायत नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो इश्ताल अंगेज़ बयानात हैं उसका हल बगावत के और दहशत गर्दी के मुकदमे नहीं है। उसका हल जो हमारे जो सिविल डेफेमेशन के और लाइबिल के जो कवानीन हैं उनको उस तरह से मजबूत करना है जिस तरह से बरतानिया में है। अच्छा, बिल्कुल ठीक होगा। अच्छा, मुझे क्विकली आप तीनों से ज़िले शाह के बारे में एक कमेंट लेना है, फिर हमने आखिरी सेगमेंट में कुछ बलोचिस्तान के हालात की बात करनी है। रिन साहब,
क्या समझते हैं आप, जिले शाह की कहानी में कौन सच्चा है, कौन झूठा है, या दोनों तरफ कन्फ्यूजन है? देखें, ज़िले शाह की कहानी में एक चीज़ है, एक मासूम सियासी कारकुन एक सियासी लड़ाई की भेंट चढ़ा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक चीज़ में कम अज़ कम, इससे कोई एग्री करे या डिसएग्री करे, एक्सपोज हुई है कि वो गलत बयानियाँ तश्कील देती है। अमरीकी मुदाखलत से लेकर ज़िले शाह के, बल्कि 35 पंचरों से लेकर ज़िले शाह के वाक़े तक, इस बात में एक चीज़ कम अज़ कम साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पता था कि गाड़ी किसकी है, मामला क्या है। अगर उसी दिन ये बात कर देते तो आज मैं कहता इखलाकी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत बेहतर पोजीशन पर। लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो ये ऐड करना चाहूँगा, जो बात अमीर अब्बास ने कही और मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने की, गद्दारी के मुकदमे, मैं सिर्फ एक जो प्रोग्राम के इब्तदा में बात की थी, अगर इस हुकूमत ने अपने आप को स्ट्रेंथन करना था तो जब एक गैर कानूनी रूलिंग पर असेंबली उड़ाई गई थी उसी महीने में वहां पे कार्रवाई शुरू करती तो आज ये दिन ना देखते। और खान साहब ने जो रैली आज नहीं निकाली वो दिफा 144 की वजह से मुलतवी नहीं की। मेरी खबर के मुताबिक उनकी कल पेशी है मुमकिन तौर पे इस्लामाबाद। अगर आज रैली लीड करते तो कल इस्लामाबाद आना पड़ता, फिर एक इसके जैसे कहते हैं यू टर्न की वजह से उन्हें यह फैसला कर। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं जी। कुछ बलूचिस्तान में बड़ी अहम डेवलपमेंट है। वहाँ के वज़ीर आला कुद्दूस बज़ंजो साहब ने एक बार फिर जो नाराज़ बलोच लोग हैं जो पहाड़ों पर हैं उनको मुज़ाकरात की दावत भी दी है। कुछ इस पर भी बात करनी है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सोलंकी साहब, बिफोर वी टॉक अबाउट बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट है, मुझे बताइए कि क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट अगर इंटरवीन नहीं करेगी, क्योंकि हमारे सियासतदानों को आदत पड़ गई कि वो इनको साथ बिठाते तो ये नहीं बैठ सकेंगे? मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखना नहीं चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि हम गैर सियासी हो गए हैं और हम उनसे मदद मांग रहे हैं, जैसा कि इमरान खान ने कहा था जब शहबाज शरीफ ने उनको पेशकश की थी कि आए मिल के बैठें और हम इलेक्शन और मुआशी मसाइल सब पे बात करते हैं, तो उस वक्त खान साहब ने कहा था कि मैं इनसे क्यों बात करूंगा, ये तो गाड़ी की डिग्गी में छुप छुप के जहां जाते हैं, मैं तो उनसे बराह रास्त बात करूंगा। तो ये जो रवैया है मेरे ख्याल में इसको तर्क करना होगा। सियासतदानों ने यहाँ रहना है, सियासत करनी है, तो उनको चाहिए कि ये मिलकर बैठकर ये मसाइल जो है वो तय करें। ठीक है। मैं नहीं समझता कि ये मसला ऐसा है जो कि अदालतें तय कर सकती हैं। मैं नहीं समझता कि ये मसला इस्टेब्लिशमेंट हल कर सकती है। ने खुद करना है। और ये खुद इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया अपने बोझ और अपनी माजी की जो गलतियां हैं उनके वजन तले खुद दबे हुए हैं। मेरे ख्याल में उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बराह रास्त अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं उनको चाहिए कि वो रूल्स ऑफ द गेम तय करें ताकि मुल्क आगे चले। ठीक है। शाहिद रिन साहब, बलूचिस्तान में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई, क्या डिटेल्स हैं हमारे देखने वालों को बताइए कि ये नाराज़ लोग कौन है जिनको दोबारा से मुज़ाकरात की दावत दी गई है? क्योंकि हम माजी में देख चुके हैं कि बहुत सारे जो मिलिशियाज़ हैं, अगर आप उनके साथ मुज़ाकरात करते हैं तो क्या ये भी कोई मिलिशियाज़ हैं? मुज़ाकरात की पॉलिसी नाकाम हुई है पाकिस्तान में बारहा। देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से जैसे हम पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करते हैं कि पॉलिटिकल लोगों को बैठ के बात करनी होगी, या अगर हमने टीटीपी के मसले पे मुज़ाकरात की बात की, जो भी मुज़ाकरात करने उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप नीडेड है। बलूचिस्तान सूबाई असम्बली से रिक्वायर्ड है, कौमी असम्बली से रिक्वायर्ड है, सेनेट से रिक्वायर्ड है। कुद्दूस बज़ंजो साहब ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, लेकिन बलूचिस्तान सूबाई असम्बली से इसकी वैलिडेशन करवाएं, नेशनल असम्बली और सेनेट से इसकी वैलिडेशन करवाएं, और उसकी पॉलिटिकल ओनरशिप कौन लेगा? कुद्दूस बज़ंजो साहब लेंगे, सरदार अख्तर मेंगल लेंगे, मियां शहबाज शरीफ लेंगे, कि जो भी मुज़ाकरात होंगे, जिन भी नुकात पर होंगे, और इसका एक आम बलूचिस्तान के चरवाहे को क्या फायदा होगा। इस बात की ओनरशिप जब तक पॉलिटिकल लोग नहीं लेंगे, बलूचिस्तान में आप जितने भी स्टेटमेंट देते रहें, स्टेटमेंट देने से मसला हल नहीं होगा। अमीर अब्बास साहब, किस तरह से आप देखते हैं, ज़ाहिर है बलूचिस्तान के ऊपर हम बहुत कम बात करने का हमें मौका मिलता है, हमारे अपनी मरकज़ की पॉलिटिक्स से हमारी जान नहीं छोड़ती, बट आई वांट कि आप भी कमेंट करें इस पर। जी, आपका एक तो इसमें मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जाते जाते कम से कम इस मामले को टच तो किया। बड़ी कोशिश हुई है, जरदारी साहब के दौर में भी एक आगाज है बलूचिस्तान, नवाज शरीफ साहब के दौर में तो मैं खुद राहिल शरीफ साहब के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ जाता रहा बलूचिस्तान, गवादर
उस जमाने में भी कोशिश हुई। इमरान खान साहब के दौर में बलूचिस्तान को काफी नजरअंदाज किया गया। इस तरह के इमरान खान खुद बतौर वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे नहीं है। अभी शहबाज शरीफ साहब ने भी 11 महीने में कोई खास बलूचिस्तान का दौरा या वो सिलसिला उस तरह से जो ओनरशिप का है वो नहीं लिया। फिर आप देखें बदकिस्मती से बलूचिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनको हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते चले आए। यानी हमने बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई, क्यों बनाई? ताकि मरकज की सियासत के अंदर अपने जोड़ तोड़ को मजबूत किया जा सके। फिर उसको इत्तेहादों में शामिल करना, इत्तेहादों से निकालना। तो एक तो हमने उस सूबे के साथ जो उसके हुकूक थे वो उसको नहीं दिए, जो ओनरशिप थी वो नहीं ली, बल्कि हमने उस वहाँ की सियासत को मिसयूज किया, एब्यूज किया, अपनी मरकज की सियासत को मजबूत दबाना या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमीर जी कुछ कहना चाहने, शायद आपको मैं ज्यादा मौका दे रही हूँ, जल्दी से सिर्फ एक जुमला जुमले में ऐड करना चाहूंगा कि 7th NFC अवार्ड के बाद, हमारा 7th NFC अवार्ड से पहले बलूचिस्तान का मुकदमा इस्लामाबाद, लाहौर, सिंध या कराची से हो सकता था, लेकिन 7th NFC अवार्ड के बाद बलूचिस्तान का मुकदमा ज़रगून रोड पे बैठे हुक्मरानों से है। बलूचिस्तान की आवाम जहां इस्लामाबाद से शिकवे रखती है, वहां उन्हें अपने वज़राए आला और गवर्नर से भी ये पूछना होगा कि 7th NFC अवार्ड के बाद जो अरबों रुपए आए वो बलूचिस्तान की सरजमीन पर कहाँ, किस मेगा प्रोजेक्ट पर खर्च हुए। बहुत शुक्रिया शाहिद रिन साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अमीर अब्बास साहब। और इसी अहम मौजू पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू साहब को। लांगू साहब कैसे हैं आप? खैरियत से जी? कैसे आप? खैरियत से? ठीक ठाक जी, शुक्र अल्लाह का। ज़िया साहब, ये बड़ी अहम पेशरफ्त है, वज़ीर आला की तरफ से एक बड़ी पेशकश है, तो क्या बाकी सियासी जमातें भी इस बात पे ऑन बोर्ड है कि पहाड़ों पर जाने वाले अनासर से मुज़ाकरात होने चाहिए, या ये सिर्फ वज़ीर आला साहब और उनकी जमात की तरफ से एक पेशकश समझी जाए? देखिए, वज़ीर आला जो होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं और वो सूबे को जो रन कर रहे होते हैं, और उनकी जिम्मेदारी होती है कि सूबे के मामलात को देखना। अलबत्ता इन वज़ीर आला साहब ने ज़रूर बलूचिस्तान के जो बड़े बड़े सियासी रहनुमा हैं सबकी भी ये ख्वाहिश होगी जो वज़ीर आला साहब ने बात की है। हम रोज अव्वल से ही कह रहे हैं कि तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात और टेबल टॉक में है। आ जाए, बात करें, जो आप लोग के जायज़ हकूक होंगे, जो बलूचिस्तान के हकूक होंगे, बलूचिस्तान के लोगों के हवाले से हकूक होंगे, उस जदोजहद में तो हम आपके साथ होंगे। तो आप लोगों ने कोई रोड मैप भी तय किया है कि कब तक इस गुफ्तगू के लिए आप अमली कोशिशें शुरू करेंगे? देखिए, हम तो अमली कोशिशें रोज अव्वल से ही हम कह रहे हैं, हम कुछ तो खून के खिलाफ हैं, हम जो है ऑपरेशंस के खिलाफ हैं, हम जो है नाहक लोग जो पाकिस्तानी हैं उनको मारने के खिलाफ हैं, हम किसी पंजाबी को जो पाकिस्तानी होने के नाम पर मारा जाता है उसके खिलाफ है। हम तो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उस तरफ से भी कोई ऐसी बातचीत भी नहीं की जाती, पाकिस्तान के फ्रेमवर्क के अंदर के लिए बात भी नहीं होती, और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां भी जारी रहती हैं। अच्छा, ये एक तो आपने दावत दे दी, मुज़ाकरात की बयान आ गया सामने, एक बड़ा अहम बयान है, लेकिन क्या आपको वफ्द बनाएंगे, किसी को भेजेंगे, कोई बातचीत का तरीकाकार निकालेंगे, कुछ इस तरह की तफसीलात अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें? ये बहुत पहले से चल रही है, ये जो है बैकडोर चैनल से काफी अरसे से चल रहा है, लेकिन उसमें जो है कभी जो है ऐसी बातें बीच में आ जाती हैं जिनको रियासत को मानना या रियासत के लिए कबूल करना मुमकिन नहीं है। वो रास्ते में रुकावट हाइल हो जाती है, लेकिन रियासत ने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए जो भी बात है, जो भी मसले मसाइल है, आके मिल बैठ कर बात करते हैं। लेकिन उसके अलावा वो बातें जो दुश्मन के फायदे के हों, दुश्मन के कहने पर आप की जाती हैं, उनको मानना हमारे बस की बात नहीं है। बहुत शुक्रिया ज़िया लांगू साहब, आपने हमसे बात की। जी, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान की आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि वो तमाम अनासर जिनके जायज़ मुतालबात हैं, जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनके ग्रीवेंसेस हैं, उनको एड्रेस करने के लिए रोज़ेवल से काम हो रहा है। तो अब देखते हैं कि ये एक अहम पेशरफ्त है, इसके बाद के जो मराहिल हैं उसके हवाले से जैसे तफसीलात हमारे पास आएंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।